नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। प्रतिरोध के दो फेज अपन कर चुके। मैं आपको हर लेक्चर में समझाता जाऊंगा कि प्रतिरोध के संदर्भ में ओम्स लॉ हमने पढ़ लिया, R इज इक्वल टू V अपॉन I, है ना। बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस ML N स्क्वायर A टो, ये अपन ने पढ़ लिया। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। पिछले लेक्चर में अपन ने ओमीय अनोमीय परिपथ पढ़ लिए, वो भी प्रतिरोध से रिलेटेड ही टॉपिक है ना। पिछले ही लेक्चर में हमने कलर कोडिंग पढ़ ली, वो भी प्रतिरोध से रिलेटेड है। मैं उनको इसको फर्स्ट फेज मानता हूं, कलर कोडिंग वगैरह को दूसरा फेज मानता हूं। आज मैं तीसरे फेज की बात करूंगा। एकेडमिक वाले बच्चों के लिए तीसरा फेज इंपॉर्टेंट है। इस तीसरे फेज में से न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी रहती है और थ्योरी की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है ना। तो सब एकेडमिक वाले विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि मैं उनसे कह चुका हूं कि इस चैप्टर में छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक हैं। तो उन बच्चों को मुझे बताना पड़ेगा कि इन टॉपिक को आप सेलेक्टिव माने, कंपटीशन वाले बच्चों को सभी पढ़ना है, ठीक है ना। अब आएगा सब प्रतिरोध व प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, है ना। ताप का प्रभाव, तो सब ये फेज इंपॉर्टेंट है ना। इस फेज पर आप फोकस रहें। तो प्रतिरोध व प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, ठीक है। लिख भी देता हूं आपको ताकि ध्यान में रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध व प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव का डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं, तो उसका कारण आपके सामने लिखा है। ये देखो आप, रेजिस्टेंस टो पर डिपेंड करता है। टो यानी विश्रांति काल, और विश्रांति काल दो बातों पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति और ताप पर। अगर आप प्रतिरोधकता की बात करें तो रो बराबर M अपॉन N स्क्वायर टो, है ना। प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी भी अपन पढ़ चुके हैं, वो भी किस पर डिपेंड करती है, टो पर। तो स्वाभाविक है, टॉपिक तो जनरेट होना ही था कि प्रतिरोध व प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। ये तो बात ऐसे क्लियर हुई कि बेसिक बोलता है कि दोनों ही तो यानी विश्रांति काल पर निर्भर करते हैं और विश्रांति काल ताप पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध व प्रतिरोधकता की ताप पे निर्भरता है। अब यहां बच्चों आप ध्यान रखिएगा, इसमें चालक की यानी धातुओं की बात भी की जाएगी, इसमें मिश्र धातु की बात भी की जाएगी, कुचालक की भी की जाएगी, अर्धचालक की भी। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। सबसे पहले बात करते हैं धातुओं के लिए, है ना। धातु अर्थात चालकों के लिए, ठीक है ना। तो ये वाला फर्स्ट वाला फेज इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला, थर्ड वाला, जहां जहां जो होगा वो बताते जाएंगे, ठीक है ना। पहले थ्योरेटिकल अपन बात करते हैं, है ना। तो थ्योरी में पहले बात को समझो, फिर मैथमेटिकली लिखेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल बात में समझिए कि जब आप धातुओं को ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, ताप देते हैं, तो उनके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n लगभग अपरिवर्तित रहती है। देखो साहब, यहां पर यह नहीं कहा जा रहा कि अपरिवर्तित रहती है,
यहां पर एक कहा जाए लगभग अपरिवर्तित रहती है। अब आप इससे समझें, जैसे एल्यूमिनियम के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 की पावर 26 है। अब अगर मान लो टेम्परेचर देने से 1000 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जावे सपोज, तो आप सोचो पहले ही एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 की पावर 23। अब इसके कंपैरिजन में 100, 1000, इसको क्या कहोगे आप, नेग्लिजिबल ही कहोगे। तो इसी सेंस में कहा जा रहा है कि जब हम चालकों को गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, ताप प्रदान करते हैं, तो उनके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n लगभग अपरिवर्तित रहती है। क्लियर? लेकिन ताप देने से इलेक्ट्रॉन की गति की तीव्रता RMS बढ़ जाती है। स्वाभाविक इंटेंसिटी तो बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी। गति की तीव्रता बढ़ने से विश्रांति काल टो में कमी होती है, और विश्रांति काल टो में कमी से प्रतिरोधकता भी बढ़ती है और प्रतिरोध भी बढ़ता है। इसका मतलब चालकों को ताप देने से, ऊष्मा देने से, गर्म करने से उनके प्रतिरोध व प्रतिरोधकता में वृद्धि निश्चित है, होगी ही, उसमें अब कोई दो राय नहीं रहा। चलो अब आ जाओ थोड़ा सा मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन। मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर प्रतिरोध को अपन रिप्रेजेंट करते हैं R0 से। यहां पे इस बात का ध्यान रखना कि टेम्परेचर टेकन इन डिग्री सेंटीग्रेड, मैं टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में ले रहा हूं, केल्विन में नहीं, है ना। तो सब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने प्रतिरोध को R0 से रिप्रेजेंट किया, तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध निम्न समीकरण से दर्शाते हैं, है ना। तो T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चालक के प्रतिरोध को इस समीकरण से दर्शाते हैं, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा। एक चीज यह मैं दिखाता हूं आपको, T माइनस 0 यानी RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T। एक ही समीकरण को मैंने 2 बार लिखा तो कुछ सोच समझ के लिखा है। एक्चुअली क्या है, मैं डायरेक्टली लिखता तो आप ये नहीं समझ पाते कि यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस आता है, टेम्परेचर नहीं आता। और वो डिफरेंस इसलिए नहीं सूझ रहा क्योंकि आपने प्रारंभिक ताप क्या ले लिया, 0 डिग्री। अब आप जो भी ताप बताएंगे वही प्रेक्षित होगा, वही दिखेगा। आप 25 डिग्री कहेंगे 25 ही दिखेगा, क्योंकि अंतर आप किससे ले रहे हैं, 0 से। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर ध्यान रखिए, यहां पे ताप का अंतर है लेकिन आपको ताप दिखेगा। उसका रीजन है क्योंकि मैंने सब परिभाषाओं को इजी करने के लिए शुरुआत में टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें ये अभी मैं आपको इसका दूसरा वर्जन भी दिखाऊंगा, पर मेरे को फिलहाल क्या डेफिनेशन एकेडमिक वाले बच्चे के लिए इजी करनी थी, इससे मैंने इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री लिया। तो आप समझ गए कि मैं दिखाना चाहता था कि यहां ताप का अंतर आता है। चलो सब, तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक के प्रतिरोध को इस समीकरण से दर्शा। आप एग्जाम में एक ही दिखाना है ना, आप ये मत दिखाना क्योंकि आप तो पेपर दे रहे हैं, मैं तो आपको समझा रहा हूं, आप डायरेक्ट है ना।
तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध को निम्न समीकरण से दर्शाते हैं। ये डायरेक्ट दी गई समीकरण है, आपके लिए नई नहीं है। आपने 11 में चालकता चैप्टर पढ़ रखा है, ऊष्मीय चालकता जिसे कहते हैं। ऊष्मीय चालकता में आपने रेखीय प्रसार गुणांक पढ़ा है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक पढ़ा है, आयतन प्रसार गुणांक पढ़ा है। आप उसको जाके देखना, ये उसी की कॉपी है। वो भी ताप के प्रभाव थे, ये भी ताप का ही प्रभाव है। ठीक है साहब। यहां पर बाकी चीज तो आपने देख ही ली। R0 क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। RT क्या है? T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है। अल्फा पे आ जाओ साहब। तो अब आपको फोकस होना है, व्हाट इज अल्फा, है ना साहब। अल्फा हमारे लिए काम की चीज है। मैं इसको अंडरलाइन करके थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। अल्फा एक समानुपातिक स्थिरांक है, अगर सिस्टम से बनाते तो, जिसे ताप प्रतिरोध गुणांक कहते हैं। अंग्रेजी में कहें तो सब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। ताप प्रतिरोध गुणांक यानी अल्फा बताता है कि ताप के संगत प्रतिरोध का परिवर्तन किस प्रकार से होगा। तो अल्फा बहुत ही शानदार फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसको ढंग से समझे तो। अलग अलग पदार्थों के लिए अल्फा का मान अलग अलग होता है। तो स्वाभाविक है पहले अल्फा को डिफाइन करें, क्योंकि ये ताप प्रतिरोध गुणांक है जो ताप के संगत प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। यहां से अल्फा निकालो। अब देखो, मैं तो डायरेक्ट निकाल देता हूं एक से ना, आप देखते रहना इसको कैसे निकला। अल्फा बराबर RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T। ये समीकरण 1 से अल्फा निकालेंगे, आप भी निकालेंगे, यही निकलेगा। लेकिन अब आप 12th क्लास में हैं, इतनी एक्सरसाइज आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आप कर लेंगे। मात्रक देखें, ओम माइनस ओम इज इक्वल टू ओम अपॉन ओम। ओम से ओम तो कट गया, तो इसका मात्रक प्रति केल्विन या प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, ये तो होगी मात्रक की बात। अभी डेफिनेशन नहीं दी है ना, मात्रक मात्रक बोला है। अब इसको डिफाइन करें। डिफाइन में सब, यदि R0 बराबर 1 ओम, 0 डिग्री पर आपने रेजिस्टेंस को 1 ओम अज्यूम कर लिया, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं आपको पहले कहता। वह टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो फिर ध्यान रखना, ये ताप का परिवर्तन है, ताप नहीं है। ताप तो आपको किस कारण से दिख रहा है? T-0 के कारण से। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ताप नहीं है, बल्कि ताप की वृद्धि है ना। वो इसके लिए मैंने ये स्पेशल दिखा रखी है। इस स्पेशल को आप विशेष रूप से देखते रहें, फिर मैं अभी और स्पेशल बना दूंगा इसको। आपको तो एक से लिखना है, एकेडमी वाले बच्चों को यहां से स्टार्ट करना है टॉपिक। साफ बोल दिया ना। अब सब R0 बराबर 1 ओम, T बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अल्फा बराबर RT माइनस R0। ठीक है ना। आप चाहें तो R0 को 1 भी लिख सकते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। यहां से आप अल्फा की डेफिनेशन दे दें। आप कह दें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ओम प्रतिरोध रखने वाले चालक के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि, यह ताप नहीं है, फिर बार बार कह रहा हूं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर वृद्धि करने पर या 1 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन करने पर उसके प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन को ताप प्रतिरोध गुणांक अल्फा कहते हैं। दोबारा सुने, 1 ओम प्रारंभिक प्रतिरोध वाले चालक के ताप में, चालक के ताप में समझ गया। अभी बात किसकी की जा रही है? चालक की। अभी और किसी के बारे में सोचना ही मत।
चालक वाला सेगमेंट इंपॉर्टेंट है और सेगमेंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। चालक वाले को स्लो चलाऊंगा, पूरा ध्यान से समझे ना। तो साहब 1 ओम प्रतिरोध रखने वाले चालक के ताप में 1 डिग्री परिवर्तन करने पर या 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर उसके प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। क्लियर? या ताप प्रतिरोध गुणांक है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझिए ये बात क्लियर। अब बात करें स्पेशली चालकों के लिए। चालकों के लिए तो चालकों के लिए अपन थ्योरेटिकली जान चुके हैं कि ताप बढ़ाने पर उनके प्रतिरोध में वृद्धि होगी। तो चालकों के लिए RT ग्रेटर देन R0, चालकों के ताप बढ़ाने में उनका प्रतिरोध बढ़ता है तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 0 डिग्री से ज्यादा होगा। इसलिए चालकों के लिए अल्फा ऑलवेज बी पॉजिटिव है ना। चालकों के लिए अल्फा धनात्मक होता है। अल्फा का धनात्मक होना, अल्फा का ऋणात्मक होना, अल्फा का शून्य होना, ये सब आपके काम की चीज है। अब अल्फा के धनात्मक होने का क्या मतलब है तो मैं बता देता हूं। अल्फा के धनात्मक होने का मतलब है ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ना, मतलब अल्फा धनात्मक है। ताप घटने पर प्रतिरोध घटना, मतलब अल्फा धनात्मक है। तो अल्फा धनात्मक है तो आप समझ जाओ टेम्परेचर में वृद्धि होगी तो प्रतिरोध में वृद्धि होगी, और टेम्परेचर में कमी होगी तो प्रतिरोध में कमी होगी। ये टॉपिक आपका जब नंबर का वेटेज देख लेना, मास के कितना वेटेज है, उस मास के वेटेज के हिसाब से आप इस टॉपिक को मैनेज कर आना। मैं तो कहता हूं कम मार्क्स में आएगा, 1 से 2 मार्क्स में आएगा तो 1 से 2 मार्क्स में आप इतना सफिशिएंट मटेरियल है। अब मैं क्योंकि और कुछ संबंधित चीजें ही बताऊंगा तो मैं बताता जा रहा हूं आपको, है ना, पर मटेरियल आपके एकेडमिक वाले बच्चे ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए साहब, उसी में चल रहे हैं अभी, है ना। अधिकांश धातुओं के लिए, अधिकांश धातुओं के लिए अल्फा अप्रोक्सीमेटली 1/273 है ना प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो साहब, अधिकांश, अब जैसे मैंने आपको कह चुका हूं कि अल्फा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। अब जैसे अपन धातुओं की बात करें, कॉपर है, आयरन है, अदर जो भी है ना, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि सबके लिए 1/173 273 होता है। मैं यूं कह रहा हूं किसी के लिए तो 1/274 होता होगा, किसी के लिए 1/276 होता होगा, अलग अलग ही होता है ना। किसी के लिए 1/269 होता होगा, किसी के लिए 1/265 होता होगा। अराउंड एवरेज अपन कह सकते हैं, ये एवरेज बोला है मैंने, है ना। तो सब ऐसा नहीं कि सबके लिए एक होता है, एवरेज बोल रहा हूं। एक्स से एक में मान रखो सब RT R0 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू है ना, और T तो इंटू T कर देता हूं, क्लियर। यानी RT इज इक्वल टू R0, एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो 273 प्लस T अपॉन 273, यानी RT इज इक्वल टू R0 अपॉन 273, ये बाहर निकाल लिया। डिग्री सेंटीग्रेड में आप 273 जोड़ोगे तो परम ताप पैमाना यानी केल्विन पैमाना बदल जाएगा या बन जाएगा। भाई पहले डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना था, अब 273 जोड़ दिया तो केल्विन पैमाना हो गया। लेकिन ताप बढ़ेगा तो डिग्री सेंटीग्रेड में भी बढ़ेगा, केल्विन में भी बढ़ेगा, राइमर में भी बढ़ेगा, फ़ारेनहाइट में भी बढ़ेगा।
ताप घटेगा तो चारों में ही घटेगा, तो पैमाना चेंज हो गया 273 प्लस 200 डिग्री लिखते ही, लेकिन ताप बढ़ने का मतलब बढ़ना ही है, घटने का मतलब घटना ही है। तो आप उससे वाइब्रेट ना हो या उससे डाइवर्ट ना हो। ताप तो अब केल्विन में पढ़ेंगे, पहले डिग्री सेंटीग्रेड में पढ़ेंगे। अगर आप यहां से भी देखें तो RT अप्रोक्सीमेटली इज प्रोपोर्शनल टू T। भाई R0 कांस्टेंट तो नहीं है, अब R0 को कांस्टेंट मान लें तो कह रहे हैं RT अप्रोक्सीमेटली। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया सीन कि वास्तव में चालकों का प्रतिरोध परम ताप के समानुपाती होता है, यानी ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ेगा और ताप घटता है तो प्रतिरोध घटेगा। इससे मैं एक छोटे से ग्राफ से समझाता हूं आपको, है ना, फिर इसके संदर्भ में अब आगे न जाकर फिर अपन रोक दिया करें, है ना। R की बात करो चाहे रो की बात करो, रो भी अभी बता दूंगा मैं नीचे, है ना भी, वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन, है ना। तो इसको डिग्री सेंटीग्रेड वाला छोटा वाला T हटा लेता हूं, अब मैं इसको बड़ा वाला कैपिटल T लिख देता हूं। अब देखो उल्टा खींच रहा हूं इस ग्राफ को, पेन चेंज कर लेता हूं, है ना। जैसे जैसे ताप घटता है प्रतिरोध घटता है, लेकिन 0 केल्विन यानी ताप घटता है भाई, ये तो आप जानते हैं RT इज प्रोपोर्शनल टू T। मैंने उल्टा चलाया ग्राफ, ताप घटता है प्रतिरोध घटता है, ताप बढ़ता है प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित न्यूनतम ताप पर प्रतिरोध का ये ग्राफ अरेखिक हो जाता है, यानी प्रतिरोध 0 नहीं होता, ये कहां के रुक जाता है, यहां पे, है ना, 0 नहीं होगा। तो सब ऐसे तो ये बिल्कुल ग्राफ सरल रेखा चल रहा था, लेकिन ताप के एक निश्चित न्यूनतम मान के पश्चात ताप तो 0 केल्विन कर दिया मैंने, लेकिन प्रतिरोध 0 नहीं होता, वह एक निश्चित मान प्राप्त करके स्थिर हो जाता है ना। तो सब ये ग्राफ बता रहा है कि ताप के संगत प्रतिरोध 0 तो नहीं हो सकता, है ना। ये कह रहा है कम तो होता है, आप ताप घटाओगे प्रतिरोध घटेगा, ताप बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन अपन यूं सोचते हैं कि ताप 0 केल्विन करने से प्रतिरोध 0 हो जाएगा, तो 0 तो नहीं हो रहा, क्योंकि जब ताप में कमी होती है तो प्रतिरोध में कमी होती है, पर एक निश्चित न्यूनतम ताप के से कम करने पर प्रतिरोध का ये ग्राफ अरेखिक हो जाता है, अर्थात प्रतिरोध एक निश्चित न्यूनतम मान को अर्जित कर लेता है, लेकिन 0 नहीं होता। लास्ट, है ना, क्योंकि टॉपिक कहता है कि प्रतिरोधकता पर प्रभाव बताओ, तो फाइनल, है ना, फाइनल में ताप में परिवर्तन से अगर काट क्षेत्रफल व लंबाई में परिवर्तन की उपेक्षा कर ली जावे, मतलब अपन जानते हैं ताप बढ़ाएंगे तो लंबाई भी बढ़ती है, चालक है, काट क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होता है, अगर इन परिवर्तनों की उपेक्षा कर दें, इनको अपन यूं मान लो अवॉइड कर दें, देन रो इज प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि R बराबर रो L/A, है ना। तो सब ताप में परिवर्तन से आपने लंबाई और काट क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन को अवॉइड किया, तो रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इसलिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को ऐसा कैसा दिखा दो वापस, ये समीकरण 1 रही, ऐसा कैसा दिखा दो, RT की जगह रो T लिख दो, R0 की जगह रो 0 लिख दो, बाकी सब ऐसा कैसा लिख दिया जाएगा। तो सब ये रो T डिग्री टेम्परेचर, ये रो 0 वही 1 प्लस अल्फा T, यहां पर अल्फा प्रतिरोधकता का ताप गुणांक है, वहां पर प्रतिरोध का ताप गुणांक था, यहां प्रतिरोधकता का है, तो इक्वेशन वही रहेगी, तभी तो मैंने यहां पर कॉमन लिख दिया, है ना। तो ये चालकों के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, चालकों को,
अभी अन्य की बात छोड़ दो, रोक दो, है ना। ये क्लियर हो गया सीन। ये प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव और समीकरण 1 प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। अल्फा इंट्रोड्यूस हो गया, उसके पॉजिटिव होने को समझ गया आप। ये मैंने आपको कह दिया, एग्जाम में महत्व है इसका चालक वाले का, ज्यादा फैलना मत, यहीं तक खत्म कर देना, मार्क्स देख लेना। ज्यादा मार्क्स का हो तो फिर थोड़ा सा क्या मार्जिन चाहिए वो मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दे, ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, ठीक है। लास्ट नॉट। अब मन की बात है ना। मन की बात ये है कि शुरू में तो सब कुछ इजी करने के लिए मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लिया था, पर न्यूमेरिकल में चक्कर पड़ सकता है। तो यदि T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R1 व T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R2 हो, तो ये फॉर्मूला है साहब प्रॉपर, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो साहब ये सब स्थितियों में काम आ जाएगा, है ना भाई। यहां पे जो आपको बताया था तो मैं समझाना तो चाहता था कि टेम्परेचर डिफरेंस है, लेकिन दिखता इसलिए नहीं हो क्योंकि मैं इनिशियल टेम्परेचर क्या ले लेता हूं, 0 ले लेता हूं, तो आपको दिखेगा नहीं। अब मैंने, क्योंकि चालकों पर ताप का प्रभाव क्लोज कर रहा हूं, तो फिर मैंने आपको दिखा दिया कि यदि T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R1 और T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R2 हो, तो प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव ऐसे लिखना चाहिए, R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा। अब देखो साहब दिख गया, T2 माइनस T1। तो आपके पास 2 फॉर्मूले हो गए न्यूमेरिकल के लिए। 0 डिग्री पर प्रतिरोध दे दे तो वो तो बल्ले बल्ले वाली बात है, वो तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे अपन, न्यूमेरिकल भी काम के पहले को टॉपिक कंप्लीट कर लेना। अभी चालक पढ़ा है।